हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रेखा गणित पर बात करेंगे और बात करेंगे रेखा, कोण और कोण युग्म पर। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि रेखा किसे कहते हैं। तो आइए देखें रेखा क्या है। रेखा को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और रेखा होती क्या है। रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तो बच्चों, रेखा जो होती है वो एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है और रेखा को हम किसी समतल में दोनों सिरों से अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। बच्चों, इसके बाद आइए हम जानते हैं रेखा के प्रकार। रेखा कितनी प्रकार की होती हैं, आइए देखें। बच्चों, सबसे पहला प्रकार है सरल रेखा। बच्चों, सरल रेखा किसे कहेंगे। सरल रेखा किसी समतल में स्थित ऐसी रेखा होती है जो बिना पथ बदले लगातार गतिमान होती है, या हम कह सकते हैं कि उसके दोनों सिरों को बिना पथ बदले हम बढ़ाते रहें, तो इस तरह की रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। नंबर 2 पर आता है वक्र रेखा। सरल रेखा को आप इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, यह एक सरल रेखा है। वक्र रेखा, इस तरह की रेखा जो होती है उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। यानी वक्र रेखा हम किसे कहेंगे, वे सभी रेखाएं जो सरल रेखा नहीं हैं उन्हें हम वक्र रेखा कहेंगे। वक्र रेखा का मतलब क्या है कि वह किसी भी दिशा में घूम सकती है या वह अपना पथ बदल सकती है। इसके बाद तीसरे प्रकार की जो रेखा होती है वह है तिर्यक रेखा। तो बच्चों, तिर्यक रेखा को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं और तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। जैसे हमने यहाँ पर कोई दो सरल रेखाएं बना दी और यह रेखा इन दो रेखाओं को इन दो बिंदुओं पर काट रही है। इस रेखा को हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। रेखा का नामकरण हम इस तरीके से स्मॉल लेटर में करते हैं, L, M, N। इस तरीके से सभी रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं का कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं जो चौथा प्रकार है वो है लंब रेखाएं। लंबवत या लंब रेखाएं किन्हें कहेंगे, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच में समकोण बनता हो, यानी कि 90 अंश का कोण बनता हो, उन्हें हम लंब रेखाएं कहेंगे। तो लंब रेखाएं इस तरीके से होती हैं। यदि एक रेखा इस तरीके से है और दूसरी रेखा इस तरीके से है, जिनके बीच में ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इन्हें हम आपस में लंब रेखाएं कहेंगे। जैसे L और M आपस में लंब रेखाएं हैं, तो हम इसको सांकेतिक भाषा में इस तरीके से लिखेंगे, L लंब रेखा है M पर। इसके बाद जो अगला प्रकार है वो है समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं क्या हैं। समपाती रेखाएं वे रेखाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर होती हैं, उन्हें हम समपाती रेखाएं कहते हैं। जैसे दो रेखाएं अगर हम बना रहे हैं और दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हैं, यहाँ दो रेखाएं हैं लेकिन यह हमें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, एक के ऊपर एक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं। अगला जो प्रकार है वो है संगामी रेखाएं। बच्चों, संगामी रेखाएं क्या होती हैं। संगामी रेखाएं वे रेखाएं हैं जो एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं, उन्हें हम संगामी रेखाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एक बिंदु बना देते हैं और इस बिंदु से होकर के असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस तरीके से ये सभी जो रेखाएं हैं वो क्या हैं, एक बिंदुगामी हैं, या इन्हें हम संगामी भी कहते हैं। ये सभी रेखाएं, इनका नाम आप दे सकते हैं L, M, N,
पी क्यू आर, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये क्या है, संगामी है, यानी कि ये एक ही बिंदु से होकर के जाती है। बच्चों रेखा के बाद कुछ और तथ्य हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है रेखाखंड और किरण। तो रेखाखंड हम किन्हें कहेंगे और किरण किसे कहेंगे, आइए जानते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने एक चित्र बनाया है, यह रेखाखंड AB है। तो बच्चों रेखा और रेखाखंड में अंतर क्या हुआ, रेखा जो होती है उसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, यानी कि रेखा कहीं भी समाप्त नहीं होती है, लेकिन रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। इन्हें हम किसी बिंदु A या B या P Q कोई भी नाम दे सकते हैं। इस तरीके से रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं और रेखा जो होती है वो असीमित होती है, लेकिन रेखाखंड सीमित होती है। तो रेखाखंड को हम रेखा का ही एक भाग कह सकते हैं। इसके बाद आती है बारी किरण की। बच्चों किरण किसे कहते हैं, किरण में एक अंत बिंदु होता है और एक दिशा में वह असीमित लंबाई तक बढ़ाई जा सकती है। तो किरण की जब हम बात करेंगे तो किरण का चित्र हम इस तरीके से बनाएंगे। एक अंत बिंदु होगा जिसका कोई एक नाम दे देंगे और दूसरा बिंदु इस पर ले सकते हैं, कोई भी बिंदु आपने ले लिया। तो ये किरण AB इसको हम पढ़ेंगे, यानी इसका अंत बिंदु A हो गया और जो दूसरा बिंदु है वह B इस किरण पर है। B इसका अंत बिंदु नहीं है, इस किरण पर कोई एक B बिंदु ले लिया गया है। आइए अब हम बात करते हैं कोणों पर। कोण किसे कहते हैं, यदि हम दो किरणों को आपस में झुका दें, यानी दो किरणों के अंत बिंदु को एक पास कर दें, एक साथ कर दें और उनको आपस में मिला करके इस तरीके से झुकाया गया है, तो दो किरणों के बीच के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। तो यह जो कोण बन रहा है वो M बन रहा है, या इसे हम अगर नाम देंगे, यहाँ इन बिंदुओं को नाम दे दें B और C, तो यहाँ कोण जो बन रहा है वो BAC है। और किसी भी कोण को हम नापते हैं किसमें है, अंश में नापते हैं। कोण की माप अंश में होती है, जिसका संकेत इस तरीके से दिया जाता है। यदि हमारा कोण x है, x अंश का है, तो x के ऊपर हम छोटा सा 0 लगा देते हैं, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, x अंश पढ़ते हैं। इस तरीके से किसी भी कोण की माप अंश में हम नापते हैं। और कोण को अगर संकेत में लिखेंगे तो ये छोटा सा कोण बना करके हम कोण BAC या कोण ABC इस तरीके से कोण को लिख सकते हैं। आइए बच्चों अब हम जानते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कोणों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला जो कोण है वो क्या होता है, उसका नाम होता है शून्य कोण। जैसा कि हमने कोण के बारे में बताया था कि दो किरणों के बीच के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। तो यदि किरणों के बीच का झुकाव शून्य हो जाए, यानी एक किरण दूसरे के ऊपर ही संपाती हो जाए, तो उस दिशा में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, शून्य कोण बनेगा। जैसे हमारी दो किरणें हैं इस तरीके से, पहली किरण और दूसरी किरण भी इसी के ऊपर हो जाए, यानी कि पॉइंट्स जो हैं, यदि हमारी पहली किरण AB है और दूसरी किरण AC है, तो किरण AB और किरण AC जब संपाती हो जाती हैं तो इस दशा में क्या बनता है, शून्य कोण का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से आप शून्य कोण को समझ सकते हैं। दूसरा कोण है न्यून कोण। बच्चों न्यून का अर्थ होता है छोटा, यानी कि ऐसा कोई कोण जिसकी माप 0 अंश से बड़ी हो और 90 अंश से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण को बनाने का तरीका जो है ये है, इस तरीके की कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। इसकी माप सदैव 0 अंश से बड़ी होगी। यदि इसे हम M दे देते हैं नाम, यानी ये कोण हमारा क्या है, कोण M है, या फिर कोण ABC नाम दे दें इसे, तो कोण ABC अगर न्यून कोण है तो कोण ABC की माप क्या होगी, ये सदैव 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा।
इसे हम कहेंगे न्यून कोण। इसके बाद जो तीसरा कोण आता है वह है समकोण। तो बच्चों समकोण किसे कहेंगे? ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश की हो उसे हम समकोण कहते हैं। तो समकोण आपका बिल्कुल सीधा बनता है इस तरीके से, जैसे कि एल आकृति होती है। यह कोण जो बना वह समकोण होगा। इसका नाम कुछ भी आप ले सकते हैं, पी क्यू आर हम यहाँ लेते हैं। और इसकी माप क्या होती है? 90 अंश। यानी कि 90 अंश के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। इसके बाद बारी आती है अधिक कोण की। तो बच्चों अधिक कोण किसे कहेंगे? अधिक कोण वह कोण है जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। तो यह अधिक कोण हमारा इस तरीके का बनता है। यह जो झुकाव होगा यह अधिक कोण होगा और इसकी माप यदि हम इसे x ले लेते हैं तो x जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और लेस देन क्या होगा? 180 डिग्री। यानी 90 अंश से बड़ा होना चाहिए और 180 अंश से छोटा होना चाहिए। इसका भी आप कुछ नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर देते हैं या एल एम एन दे सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉइंट्स के नाम क्या देते हैं। कुछ भी नाम दें, यह माप जो होगी अगर आप ये लाइन सीधी कर देंगे तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री से आगे करेंगे तो यह अधिक कोण हो जाएगा। और जब इसे आप स्ट्रेट कर देते हैं, दोनों लाइन को स्ट्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो सरल कोण हो जाएगा। तो अगला कोण हमारा वही है नंबर 5, सरल या ऋजु कोण। सरल कोण को हम ऋजु कोण के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ऋजु कोण की माप क्या होती है? 180 अंश। यही कोण जब बढ़ करके 180 अंश का हो जाता है तो उसे हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। और सरल कोण में जो किरणें होती हैं दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में हो जाती हैं। जैसे हम ऋजु कोण का निर्माण करें तो एक किरण इस दिशा में और एक किरण विपरीत दिशा में इस तरीके से होगी। यहाँ दोनों का अंत बिंदु ये है और ये बिंदु जो है इन किरणों पर है। यानी कोण बी ए सी जो इस तरीके से बन रहा है इस दिशा में, यह क्या है? 180 अंश का है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सरल या ऋजु कोण कहेंगे। अगला जो कोण है बच्चों वह है बृहत कोण। बृहत कोण। अब बृहत कोण किसे कहेंगे? कि जब दो किरणों के बीच का झुकाव 180 अंश से अधिक हो जाए और 360 अंश से कम हो तो ऐसे कोण को हम बृहत कोण कहेंगे। तो बृहत कोण बनेगा कैसे? जैसे हमारा ये एक किरण तो ये हो गया और दूसरी किरण इस तरीके से हो जाए। यह किरण यहाँ से आकर के यहाँ तक घूमेगी तो ऐसे कोण को हम बृहत कोण कहेंगे। और इस कोण की जो माप होगी वो क्या होगी? 180 अंश से ज़्यादा होनी चाहिए और 360 अंश से कम होनी चाहिए। तो ऐसे कोण को हम बृहत कोण कहेंगे। इसके बाद एक और कोण बचता है जिसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण क्या होगा? बच्चों संपूर्ण कोण किसे कहेंगे? कि जब दो किरणें आपस में संपाती होती हैं और उनका झुकाव बढ़ते बढ़ते पुनः वह एक चक्कर लगाने के बाद फिर से उस रेखा पर संपातित हो जाती है, तो ऐसे कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे अगर एक किरण हमारे पास यहाँ इस तरीके से है और दूसरी किरण इसी पर है और इसने एक चक्कर पूर्ण कर लिया, यहाँ से स्टार्ट करते करते यह यहाँ पर पहुँच गई है, तो इस तरीके से दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव हो गया वो कितना हो गया? 360 अंश। तो संपूर्ण कोण में दोनों किरणों के बीच का झुकाव जो होता है वो 360 अंश होता है। वो एक सर्कल पूरा करके पुनः उसी पर दोनों किरणें मिल जाती हैं। तो इस तरह के कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। बच्चों ये थे कोणों के कुछ प्रकार। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं कोण युग्म पर। कोण युग्म होता क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कोण युग्म यानी कोणों का जोड़ा।
युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो यहाँ कोण युग्म का मतलब हो जाएगा कोणों का जोड़ा। तो बच्चों जहाँ भी कहीं दो कोण आपस में एक दूसरे से मिल करके एक नए कोण का निर्माण करते हैं, तो इस तरह के युग्म को हम कोण युग्म का नाम देते हैं। बच्चों कोण युग्म कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला कोण युग्म है रैखिक युग्म। तो बच्चों रैखिक का मतलब आप जानते हैं एक रेखा, और युग का मतलब जोड़ा, यानी दो कोण इस प्रकार से हों कि उनका जोड़ा एक रेखा में परिवर्तित हो जाता हो, यानी दोनों कोण आपस में मिल करके एक सरल कोण का निर्माण करते हैं, तो ऐसे कोण को हम रैखिक युग्म कहते हैं। इस तरीके से दो कोणों का निर्माण किया। यह दो कोण हैं, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं ए बी सी और डी। तो यहाँ दो कोण हैं, कोण ए बी सी और कोण डी बी सी, और इनका जो योगफल होगा वो 180 अंश होगा। और इन दोनों कोणों में एक भुजा जो होगी वो उभयनिष्ठ होगी। तो इस तरीके के कोण को हम रैखिक युग्म कहते हैं। इनकी दो भुजाएं मिल करके एक सरल रेखा का निर्माण करती हैं, तो इस तरीके के कोण को हम रैखिक युग्म कहते हैं। दूसरा जो कोण युग्म है उसे हम कहते हैं आसन्न कोण। तो बच्चों आसन्न कोण क्या है? ऐसे कोण युग्म जो आपस में एक दूसरे से मिले हों और उनका एक अंत बिंदु जो होता है वो उभयनिष्ठ होता है, साथ ही साथ एक जो कोण बनाने वाली एक भुजा जो होती है वो उभयनिष्ठ होती है। इस तरीके के कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। इसका चित्र हम देख लें। जैसे हमने एक यह कोण बनाया, दो कोण बनाए, तो यहाँ एक कोण प्राप्त हुआ और यहाँ एक कोण प्राप्त हुआ। इन दोनों कोणों में जो अंत बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये उभयनिष्ठ है। नाम दे देते हैं ए बी सी, और यहाँ पर हमने दे दिया डी। तो यहाँ दो कोण प्राप्त हुए। एक कोण आपका ए बी सी हुआ और दूसरा कोण सी बी डी हुआ, जिनमें यह भुजा जो है बी सी वह उभयनिष्ठ है और अंत बिंदु बी जो है दोनों कोणों का उभयनिष्ठ है। तो इस तरीके के कोणों को हम आसन्न कोण युग्म कहेंगे, और इनमें यह आवश्यक नहीं है कि यह दोनों कोण मिल करके 180 अंश का कोण बनाएं। बच्चों अगला कोण युग्म है पूरक कोण। बच्चों पूरक कोण क्या होंगे? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश आ जाए उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। कोई भी दो ऐसे कोण, जैसे हमने दो कोण ले लिए इस तरीके से, एक आपका 60 अंश का है, 60 अंश का है, और दूसरा क्या है 30 अंश का है। तो यह दो कोण जो हैं 90 अंश के कोण का निर्माण कर रहे हैं। इनका नाम आप दे दें ए बी सी और डी। तो यहाँ आप देख रहे हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी बराबर 60 अंश प्लस 30 अंश। कितना आ गया? 90 अंश आ गया। इसका मतलब ये दोनों कोण कैसे हैं? पूरक कोण है। इसके बाद जो अगला कोण युग्म है वह है समपूरक कोण युग्म। समपूरक कोण युग्म क्या होंगे? ऐसे दो कोण जो आपस में मिल करके सरल कोण का निर्माण करते हैं, यानी उन दोनों का योगफल सदैव 180 अंश का हो जाए, तो ऐसे कोण युग्म को हम समपूरक कोण युग्म कहते हैं। जैसे हमारे पास दो कोण इस तरीके से हो जाए, यह दो कोण हैं जिनका योगफल 180 अंश का है। अगर हमने x और y मान लें, तो यहाँ यदि x प्लस वाई का मान 180 अंश है, तो वह जो कोण होंगे वो क्या होंगे? समपूरक कोण होंगे। बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात यह है
इस समपूरक कोण में यह आवश्यक नहीं है कि ये दोनों कोण मिलकर के एक रैखिक युग्म ही बनाए। अगर यह रैखिक युग्म नहीं भी होंगे तो भी वो संपूरक होंगे, लेकिन उनका योग सदैव 180 अंश का होना चाहिए। तो बच्चों, अगला जो कोण युग्म है वह है संगत कोण युग्म। संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण कब बनते हैं? जब दो सरल रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो रेखा के एक ही ओर एक ही दिशा में, या तो ऊपर या तो नीचे, तो हमारे पास ये दो सरल रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है। सरल रेखाएं L और M हैं और तिर्यक रेखा जो है वो N है। तो यह रेखा जो है इन दोनों रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटती है। अब रेखा के एक ही ओर एक ही दिशा में यानी ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। ऊपर की ओर ये दोनों कोण बन रहे हैं और नीचे की ओर ये दोनों कोण बन रहे हैं। तो यह कोण यदि हम x मान लें और यह कोण जो x है और ये कोण जो y है, x और y दोनों क्या हैं? आपस में संगत कोण हैं। इसी प्रकार से यह कोण इसका संगत है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है यह कोण इस कोण के संगत होगा, और वैसे ही यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो इस कोण के संगत कोण होगा। इस तरीके से यह संगत कोण है। और यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं, यानी कि ये दोनों रेखाएं अगर समांतर होंगी और उन्हें एक तिर्यक रेखा काटेगी तो यही संगत कोण बराबर हो जाते हैं। ये संगत कोण बराबर हो जाते हैं, चाहे आप इधर से लें या फिर इधर से लें। यह कोण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। यहाँ भी संगत कोण बनेंगे, यहाँ भी संगत कोण बनेंगे। तो सभी संगत कोण का जो युग्म होगा वो आपस में बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब ये जो सरल रेखाएं हैं आपस में समांतर हो जाए। समांतर रेखाएं कहते कि नहीं बच्चों? समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो दोनों ओर से बढ़ाने पर कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। आइए बात करते हैं अगले कोण युग्म की। अगला कोण युग्म है शीर्षाभिमुख कोण युग्म। तो बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण कैसे प्राप्त होते हैं? जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये दो सरल रेखाएं L और M हैं, ये एक दूसरे को काटती हैं। तो जिस बिंदु पर ये काटती हैं वहाँ पर चार कोण आपको प्राप्त होते हैं। इस तरीके से चार कोण प्राप्त हो रहे हैं और इन चार कोणों में वे कोण जो एक दूसरे से विपरीत हैं और जिनके शीर्ष एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं वे शीर्षाभिमुख कोण हैं। शीर्षाभिमुख का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि शीर्ष प्लस अभिमुख, यानी कि ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एक ही ओर अभिमुखित होते हैं, एक ही ओर झुके होते हैं, उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह कोण जो दिख रहा है और यह कोण दिख रहा है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। इन दोनों के शीर्ष एक दूसरे से मिले हुए हैं यहाँ पर, तो ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरीके से यह कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस केस में भी आपको शीर्षाभिमुख कोण प्राप्त होते हैं। यहाँ आप देखें, इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये है और इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये है। इसी तरीके से इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण यहाँ प्राप्त होगा और इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण यहाँ प्राप्त होगा। और जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कब बराबर होंगे? जब ये दो रेखाएं आपस में समांतर होंगी। इसके बाद बारी आती है बच्चों एकांतर अंतः एवं एकांतर बाह्य कोण की। एकांतर अंतः एवं एकांतर बाह्य कोण।
तो बच्चों ये कोण कहाँ प्राप्त होते हैं और कैसे कोण होते हैं? तो जब भी दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आपने दो सरल रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कर दें, ये कोण हमें प्राप्त हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ बच्चों 8 कोण प्राप्त हो रहे हैं और जिनमें से 4 कोण ऐसे हैं जो दोनों रेखाओं के बीच में प्राप्त हो रहे हैं। तो ये कोण एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ये जो 4 कोण बन रहे हैं वो इन दो सरल रेखाओं के बीच में प्राप्त हो रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अंतः कोण कहेंगे। और ये जो बाहर वाले कोण हैं इन्हें हम बाह्य कोण कहेंगे, बाह्य कोण। तो बच्चों आपने जाना कि 4 अंतः कोण और 4 बाह्य कोण प्राप्त होते हैं। अंतः कोण में कौन कौन से कोण हैं? आपका यहाँ पर एंगल 4 है, एंगल 3 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। ये कोण अंतः कोण है। बाह्य कोण में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या है? बाह्य कोण है। अब इसमें एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य कैसे पता करेंगे? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यही आपके 8 कोण प्राप्त होते हैं। और जब हम अंतः कोण की बात करेंगे तो अंदर वाले कोणों को लेंगे। ये 4 अंदर के कोण बन रहे हैं, यही 4 कोण अंतः कोण हैं। इनमें से एकांतर कोण कौन से होंगे? जो रेखा के दोनों ओर विपरीत दिशा में संगत कोण होंगे। यानी कि विपरीत दिशा में यह कोण इसके करस्पॉन्डिंग है और यह कोण इसके करस्पॉन्डिंग है। या ये हम कह लें कि अंतः कोणों में एक कोण के अंतर के बाद जो कोण प्राप्त होते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं। अगर इन्हें हम नाम दे दें, नंबरिंग कर दें, तो हमने नंबरिंग 1 2 3 और 4 का कर दिया। तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 3 ये एकांतर अंतः कोण हैं, एकांतर अंतः कोण हैं। इसी तरीके से कोण 2 और कोण 4 ये भी एकांतर अंतः कोण हैं। जब हम बाह्य कोणों की बात करेंगे तो ये बाहर के कोण लेंगे, अंदर के कोणों को हम हटा देते हैं। ये आपके बाहर के कोण हो गए। 1 2 3 4 हमने अंदर लिया था। अब हम यहाँ पर 5 6 7 और 8 ये हमने 4 कोण और ले लिए जो कि बाहर की ओर बने हैं। तो अब इनमें एक कोण छोड़ करके जो कोण प्राप्त होगा, यानी 5 के बाद हम 6 छोड़ दें और 7 को ले लें। 5 और 7 क्या है? एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से हुए? एकांतर बाह्य कोण, इनमें आपको 2 युग्म प्राप्त होंगे। कोण 5 के साथ कोण 7 मिलेगा तथा दूसरा जो युग्म बनेगा वो बनेगा कोण 6 के साथ कोण 8। इस तरीके से बच्चों ये जो एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण हैं ये बराबर होते हैं। और बराबर कब होते हैं? जब ये दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी। तो बच्चों जब ये दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो बहुत सारे कोणों को बनाती हैं। 8 कोण यहाँ बनते हैं जिनमें 4 कोण युग्म संगत कोण के बनेंगे, 2 कोण युग्म एकांतर अंतः कोण के बनेंगे, 2 कोण युग्म एकांतर बाह्य कोण के बनेंगे। इसी तरीके से 4 कोण युग्म जो है वो शीर्षाभिमुख कोणों के भी प्राप्त होंगे। इस तरीके से बच्चों आपने आज के इस वीडियो में जाना कि हम रेखा किसे कहते हैं, रेखा कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हमने कोण को भी जाना, कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। फिर कोण युग्म पर चर्चा हुई और कोण युग्मों के बारे में कि कोण युग्म के कितने प्रकार होते हैं यह भी हमने जाना। तो आशा है बच्चों कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इनका अभ्यास ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।